हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं भावना, आपकी साइंस टीचर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 फोर्स एंड एनर्जी, जिसके हमने 2 लेक्चर्स में वर्क को पढ़ा था और सेकंड लेक्चर में हम एनर्जी पर आ गए थे। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं, अब बच्चों मैं पूछूं वर्क का फॉर्मूला क्या होता है। मैंने आपको बोला था कि आप इसे अच्छे से पढ़ के आना। होमवर्क मैंने ज़्यादा नहीं दिया था। तो हम लोगों ने पहले पढ़ा था क्या बच्चों, इंट्रोडक्शन के बाद मैंने बताया था आपको वर्क होता क्या है। वर्क क्या होता है इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एंड व्हाट इज फोर्स हियर? फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। एंड एक्सीलरेशन इज व्हाट? एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू डिस्टेंस वेलोसिटी अपॉन टाइम। एंड वेलोसिटी इज व्हाट? वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क होता है अगर डिस्टेंस की बात करूं तो? इसलिए कहा था रिवीजन करके आना, बहुत अच्छे से करके आना। और डिस्टेंस मेरी कभी हमेशा पॉजिटिव होगी, डिस्प्लेसमेंट मेरी नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। और इट्स डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन। डायरेक्शन पर डिपेंड करती है और डिस्टेंस मेरी कभी भी डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती। मैं 2 किलोमीटर गई वापस आई, वो हमेशा 4 हो जाएगी। लेकिन अगर मैं 2 किलोमीटर गई और 2 किलोमीटर वापस आ गई, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी। तो मेरी जो फॉर्मूले में लगी है वो क्या सी लगी है? वो लगी है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ वर्क जानना था मैंने कि क्या होता है। साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ वर्क होता है कि किस तरीके से हम लोग काम करते हैं। वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स के वर्क काम मैं कैसे कर सकती हूँ कांस्टेंट फोर्स के साथ। ये फोर्स क्या हो जाए? कांस्टेंट हो जाए, यानी कि फोर्स कांस्टेंट हो गई तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो होगी। और बाकी डिस्प्लेसमेंट मेरी रैदर करती है किस चीज़ के ऊपर, कि मैं कैसे कौन सी चीज़ कि मैं कौन सा डायरेक्शन ले रही हूँ। डायरेक्शन इज पॉजिटिव, नेगेटिव, या फिर मैं फोर्स के डायरेक्शन में हूँ तो पॉजिटिव, फोर्स के डायरेक्शन से नहीं हूँ नेगेटिव। यानी कि मैं पहाड़ चढ़ रही हूँ ऊपर की तरफ को, दैट इज़ पॉजिटिव। नीचे की तरफ को आ रही हूँ, दैट इज़ नेगेटिव। बस इतना ही था। फिर इसके बाद हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे छोटे मोटे। याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आज लेक्चर्स खत्म होने के बाद तुरंत आप वो वीडियोस देखना। वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स करा था, इसके न्यूमेरिकल्स करे थे। तो अब हम लोगों ने फिर देखा था बच्चों एनर्जी। फिर हम लोगों ने देखा था बच्चों एनर्जी, क्या एनर्जी किस तरीके की होती है। एनर्जी ही हम लोगों ने पढ़ा था बस। एनर्जी चलो एक बार और एनर्जी का थोड़ा सा ओवरव्यू जान लेते हैं दोबारा से थोड़ा सा, इतना सा दोबारा से ले आती हूँ मैं, जो एनर्जी क्या रहे हमारा माइंड में रह जाए थोड़ी सी। एनर्जी क्या है? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र करना है। अगर मैं बात करूँ एनर्जी की, तो एनर्जी क्या होती है बच्चों? कैपेसिटी होती है बेसिकली, कैपेसिटी टू डू समथिंग, कि मैं मेरे काम करने की कैपेसिटी क्या है, मैं क्या कर रही हूँ, किससे कर रही हूँ। अगर मैं बात करूँ बच्चों वर्क की और एनर्जी की, तो बोथ हैव जूल, यानी दोनों के पास क्या है? जूल यूनिट है। लेकिन अगर मैं बोलती हूँ कि मैं कुछ किलो जूल में कर रही हूँ, तो मैं वर्क में बोल देती हूँ कि मैं 1000 जूल में कर रही हूँ। बेसिकली ये चीज़ थी। आज हम लोग फॉर्म ऑफ एनर्जी देखेंगे। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? फॉर्म्स ऑफ एनर्जी न्यूक्लाइंस द वर्ड्स we live in provides
energy in many different the various forms including mechanic energy, potential energy plus kinetic energy. मैंने बोला था बच्चों, मैंने जब स्टार्टिंग की थी, इंट्रोडक्शन दिया था, तो इन इंट्रोडक्शन में मैंने वर्क डन और एनर्जी दोनों को इंक्लूड करके थोड़ा थोड़ा आपको कोशिश करी थी बताने की कि किस तरीके की एनर्जी होती है और किस तरीके का वर्क होता है। तो जब मैं यहाँ पे चल रही थी, अगर नहीं करा है, वैसे तो करना चाहिए था, तब मैंने यहीं पे बोला था पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी हमारी होती है। ठीक है, ये दोनों गोले थे। जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को चाहिए होता है लेंथ और पोटेंशियल एनर्जी को चाहिए होती है क्या, ग्रेविटी। ठीक है, ये मैं भी थोड़ा नीचे एक्सप्लेन करा दूंगी, यहाँ पे थोड़ा मैसी सा हो गया, ग्रेविटी ये लिखा है वैसे मैंने, तो ये चीज़ें होती हैं, ये मैंने पहले ही बोली थी और होती हैं, तभी मैंने बोली थी आपको। तो चलो देखते हैं फॉर्म ऑफ एनर्जीज। तो फॉर्म ऑफ एनर्जीज की अगर मैं बात करूं तो फॉर्म ऑफ एनर्जीज हमारी मैकेनिकली अगर मैं किसी चीज़ को कराना चाहती हूँ, मैकेनिकल वर्क क्या होता है, आपने कभी सोचा हो, कुछ पता हो मैकेनिकल वर्क के बारे में? एनर्जी की मैं बात करूँ तो सिंपल फॉर्म ऑफ वर्क हो गया या फिर फॉर्म ऑफ कैपेसिटी हो गई, तो वो एनर्जी कहलाएगी। लेकिन मैं फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की बात करूँ तो दैट इज़ मैकेनिक, बहुत सारी होती है, स्टैटिक्स, मैकेनिक एनर्जी क्या होती है, जब मैं किसी चीज़ को चला रही हूँ या फिर वो कर रही हूँ, यानी एक तरीके से मैकेनिकली वर्क करा रही हूँ, मूव करा रही हूँ, तो वो क्या होगी, वो मेरी हमेशा होगी किस फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, दोनों फॉर्म में होती है। ठीक है, फिर मैं बात करूं तो दूसरी क्या होती है, हीट एनर्जी। दूसरी क्या होती है मेरी, हीट एनर्जी। अगर मैं बात करूं इसके आगे, इसके बाद होती है मेरे पास केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी के बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जब बच्चों इस सेकेंड लेक्चर में जब हम लोग थे तो हम लोगों ने जाना था पोटेंशियल एनर्जी, ये जो तुम्हारी एनर्जी थी, हम लोग बेसिकली एनर्जी को पढ़ रहे थे। तो मैंने बोला था कि सन सबसे ज़्यादा क्या लेता है, हमारा एनर्जी लेता है, उसके पास एक अच्छी सोर्स है एनर्जी की। तो अगर मैं बात करूँ बच्चों एनर्जी किस किस फॉर्म्स में होती है हमारे पास, तो एनर्जी हमारे पास ऑल थिंग्स, जो हम लोग अगर मैं बात करूँ हीट में भी होती है, हीट एनर्जी। सन क्या होता है हमारे पास, सन की अगर मैं बात करूँ बच्चों उसमें लाइट होती है और हीट होती है, तो दोनों एनर्जी की एग्जाम्पल मेरे पास एक सन है। केमिकल एनर्जी, मैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट कराती हूँ और मुझे कुछ और मिलता है, कि मुझे क्या करना है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट कराना है और गिव्स जो भी मेरे पास सॉल्यूशन आया। और अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो इलेक्ट्रिक स्विच हो गए हमारे घर पे भी लाइट आती है बेसिकली, वो भी किसकी फॉर्म में आती है, एनर्जी की फॉर्म में आती है। कोई डाउट यहाँ तक आई थिंक नो होना तो नहीं चाहिए। हाउ डू यू नो दैट सम एनर्जीज इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, डिस्कस विद द फ्रेंड एंड टीचर्स। कैसी फॉर्म्स होती हैं एनर्जी की, अब बोलते हैं जेम्स पैस्कॉट्स जूल वॉज एन आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश physicist. He is best known for his research in electric and thermodynamics, amongst the other things.
ही फॉर्मुलेट लॉ ऑफ फॉर द हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स। उन्होंने हीटिंग इफेक्ट बताए इलेक्ट्रिक करंट्स के बारे में। ही आल्सो वेरीफाई एक्सपेरिमेंटली द लॉ ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ एनर्जी, के कैसे कन्वर्जेंस होता है एनर्जीज का, एंड डिस्कवर दैट द वैल्यू ऑफ मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ एनर्जी हीट, द यूनिट ऑफ एनर्जी एंड वर्क डन कॉल्ड जूल। एनर्जी कहते हैं हमारी वर्क डन, और इसकी किसको क्या कहते हैं, जूल। इज नेम्ड आफ्टर हिम, इन्होंने ही दिए थे। तो बच्चों हमारे पास क्या थे, जेम्स प्रिस्कॉट एक अच्छे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत फिजिक्सिस्ट साइंटिस्ट थे ब्रिटिश। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने डायनामिक्स में हमारी एनर्जीज की यूनिट बताई, वर्क डन कॉल्ड जूल्स। तो ये सब कुछ इन्होंने किया। तो इनके नाम को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए और हम लोग दे भी रहे हैं, हम लोग इन्हें पढ़ रहे हैं। तो बच्चों हम लोग बात करें जेम्स प्रिस्कॉट की, तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने जूल जो हम लोग को बताया यूनिट, आज मैं बोल तो देती हूँ कि जूल है जूल है, तो जूल उनकी इन्होंने बताई हमें, इन्होंने बताई प्रिस्कॉट ने। अब हम लोग देखेंगे बच्चों 11.2.2 पर आपको दिया हुआ है क्या, काइनेटिक एनर्जी। अभी तक जो हम लोग पढ़ते आए बातों में, वो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ चुकी है। तो अब हम लोग इस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला विद डेरिवेशन सब चीज़ जानेंगे। तो अच्छा है, चलो चलते हैं। काइनेटिक एनर्जी उन्होंने दे भी खूब अच्छा रखा है इसमें। टेक अ हैवी बॉल, ड्रॉप इट ऑन थिक बेड ऑफ सैंड, एंड वेट बेड ऑफ सैंड वुड बी बेटर। Drop the ball on the sand bed from height of about 25 centimeter. The ball creates a dispersion. Repeat this activity from height of 15 centimeter, 1 meter and 1.5 meter. दोबारा इस एक्टिविटी को करिए। फिर ensure all the dispersions are distinctly visible. Mark the dispersions to indicate the height from which the ball was dropped. Compare their depths. Which one of them is dispersed? Which one is solid? Why? What has caused the ball to make a deeper dent? डिस्कट एंड एनालिसिस। तो बच्चों ये आपकी पर्सनल एक्टिविटी है, आप लोग करके देखना, 3 बॉलों को डालना और फिर उन्हें कंप्रेस करके देखना कि किसकी क्या क्या लेंथ है, कैसे कैसे है। चलिए हम लोग काइनेटिक एनर्जी डिस्कशन कर रहे हैं। तो जो इन्होंने इसमें रीडिंग पोर्शन दे रखा है वो देखते हैं थोड़ा सा, फिर उसके बारे में मैं बताती हूँ आपको। काइनेटिक एनर्जी बेसिकली हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में थोड़ी बहुत डिस्कशन की थी और फिर थर्ड में कर रहे हैं। लेट अस नाउ एक्सप्रेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट is the form of equation, is a form of equation. Consider a ball of mass m moving with a uniform velocity v. माना एक ऑब्जेक्ट है जिसके पास अपना मास है m और वो मूव कर रहा है वेलोसिटी v से। Let it now be displaced through a distance as when a constant force F acts on it, and the direction of its displacement from the work done is Fs. सही बात है बच्चों, वर्क डन क्या होता है हमारे पास, Fs हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। The work done on the object ball causing a change in its velocity. आपने वर्क डन किया और उसकी क्या हुआ, उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, वो चेंज कर दी। लेट इट्स वेलोसिटी चेंज फ्रॉम u टू v। अब क्या करा आपने, चेंज करी u टू v से करके, ये इसकी डिस्प्लेसमेंट चेंज हो गई।
From the work done, F is Fs, the work done on the object ball causing a change in its velocity. Let its velocity change from u to v, and let a be the acceleration produced. acceleration a मान लिया. In the section 8.5 we discusses 3 equations of motion. हमने 3 equations पढ़ी थी बच्चों motion की, और the relative containing the inertial motions u and the final velocity v of an object moving with a uniform acceleration a and the displacement s is equals to. तो बच्चों ये हम लोगों ने थर्ड ये पढ़ी थी, 3 मोशंस पढ़ी थी, और 3 मोशंस में हमारे पास न्यूटन ने एक ये वाला फॉर्मूला भी दिया था. तो जब हमें ये वाला फॉर्मूला मिला था तो हम लोग अगर यहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकालें, डिस्प्लेसमेंट वाज व्हाट, ये बच्चों यहीं पर है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 है. कोई डाउट बच्चों यहाँ से? अब वर्क डन इज व्हाट, एफ डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ एस. तो एस की वो रख दीजिए, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 है. कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब बच्चों फोर्स को हम लोग जानते हैं, फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, एम ए, मास इंटू एक्सीलरेशन. यहाँ पे पुट करिए. ये मैंने ब्रैकेट में कर दिया जिससे पता रहे कि ये होल से साथ मल्टीप्लाई है. अब मैं देखूँ यहाँ पर ए कट गया. अब मेरे पास बच्चों वर्क डन क्या आया, वर्क डन आया हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर. एनी डाउट बच्चों यहाँ तक? कोई डाउट है? माना इनर्शियल पोजीशन क्या रही होगी, 0 रही होगी जहाँ से मैंने स्टार्ट किया. ठीक है, फाइनल पोजीशन मेरे को नहीं पता. तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर. आई थिंक बच्चों यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा. उन्होंने यही दे रखा है, हाफ एम वी स्क्वायर हो गया, और यही हमारी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है. तो काइनेटिक एनर्जी को अगर मुझे ड्राइव करना है, अभी तक अगर आपको नहीं समझ में आया तो पहले एक बार आंख बंद करके इस पूरे फॉर्मूले को सोचिए. अगर आपके भी दिमाग में आ रहा है कि कैसे कैसे ड्राइव हुआ, इट्स गुड. नहीं आ रहा तो एक बार और मैं समझाती हूँ. हमारे पास बच्चों मास था m और वेलोसिटी थी v. ठीक है, ठीक है, ये दोनों चीज़ दे रखी थी. फिर हमें पता है वर्क डन इक्वल्स टू एफ एस होता है, यानी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फिर मैंने माना u और v दो पोजीशन दे रखी है, इट्स इनिशियल इट्स फाइनल, और एक्सीलरेशन मुझे पता ही है. तो मैं अगर बात करूँ थर्ड लॉ ऑफ मोशन की, ये मेरे पास थर्ड लॉ ऑफ मोशन थी, तो मैंने लिया वी स्क्वायर यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2s. जहाँ से मैंने डिस्प्लेसमेंट निकाली, डिस्प्लेसमेंट सेट व्हाट, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 है. वो मैंने कहाँ पुट करी, वर्क डन में पुट करी. वर्क डन में पुट करने के बाद मेरे पास क्या है, वर्क डन इक्वल्स टू मैं जानती हूँ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट की जगह मैंने ये रखा, तो मेरे पास क्या हुआ, फोर्स क्या होता है, और तो मेरे पास आया एफ इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a. और फोर्स को मैं जानती हूँ क्या होता है, एम ए. एम ए इज़ व्हाट, मास इंटू एक्सीलरेशन. तो मैंने मास इंटू एक्सीलरेशन रखा, और बच्चों ये पूरे की मल्टीप्लाई होगी, जितना भी पोर्शन है ये पूरे की मल्टीप्लाई होगी. ए से ए कैंसिल हुआ, यानी एक्सीलरेशन से एक्सीलरेशन कैंसिल. नाउ हाफ ये बचा 1/2, यहाँ पर है 1/2 ये था, तो 1/2 यानी कि हाफ एम वी की स्क्वायर मल्टीप्लाई हुई माइनस हाफ यू की मल्टीप्लाई हुई. माना मैंने इनर्शियल कंडीशन क्या रही होगी, 0 रही होगी. फाइनल कंडीशन मेरे को पता नहीं, तो हाफ एम वी स्क्वायर आया. यही फॉर्मूला होता है बच्चों काइनेटिक एनर्जी का. अब मैं बोलूँ बच्चों इसे ड्राइव करके देखो कि इसकी यूनिट क्या आती है. तो यूनिट क्या रहेगी बच्चों, देखो ये तो एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है जो कुछ भी हो सकती है, वो मैं यूनिट में मेज़र नहीं करती. तो क्या आएगा, एम एल टी की पावर -1 का होल स्क्वायर, दैट इज़ व्हाट, एम एल स्क्वायर टी माइनस स्क्वायर. बच्चों मैंने फोर्स की निकाली थी पहले कभी, तो फोर्स की भी क्या आई थी, फोर्स की आई थी मेरे पास एम एल टी की पावर -2. और मेरे पास वर्क डन क्या रहता है, वर्क डन रहता है मेरे पास फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एल मेरे पास एम एल
टी की पावर -2 इंटू एल रहता है, जो कि क्या आता है ml² t -2। देखो कुछ फ़र्क है यूनिट का? नहीं है। और यूनिट हम लोग पढ़ नहीं रहे, मैं बेसिकली बता रही हूँ, क्योंकि हम लोग बात करें अगर फिजिक्स की, तो फिजिक्स एक कॉन्सेप्ट ही किसका है, यूनिट्स का है। तो यूनिट्स आपको मेजर करनी आनी चाहिए, जो आपके काम भी आती हैं। चलो, तो ये हमारा हो गया, हमने देखा हाफ mv² ही हमारा उसका फॉर्मूला होता है, इसमें भी दे रखा है। फिर बच्चों आपको एक न्यूमेरिकल दे रखा है 11.4 पर, ये न्यूमेरिकल आप लोग देख लीजिए, इतने आप पढ़िए इसे, हम लोग फिर इसकी पढ़ने के बाद इसको शुरू करते हैं। आप पहले से पढ़ लीजिए अच्छे से न्यूमेरिकल को। बच्चों आपको क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द वर्क टू बी डन टू इंक्रीजिंग द वेलोसिटी ऑफ अ कार फ्रॉम 13 मीटर आवर टू 16 किलोमीटर पर आवर इफ द मास ऑफ द कार इज 15 kg। तो बच्चों आप लोगों को एक इन्होंने वैल्यू दे रखी है, दो वैल्यूज़ दे रखी हैं, एक से दूसरे में जा रहा है, और उसके बाद फिर उसकी कार का मास दे रखा है, और फिर इन्होंने कैलकुलेट करा है क्या वैल्यू, इसकी वर्क डन कितना होगा। तो अभी कराते हैं बच्चों, इसे स्टार्ट करते हैं। क्या दे रखा है बच्चों हम लोगों को, मास दे रखा है कितना, 1500 किलो। फिर हम लोग को बच्चों दो वेलोसिटीज दे रखी है v और u, माना इनर्शियल वेलोसिटी उसने कहाँ से शुरू करी, 13 मीटर पर आवर 16 मीटर पर आवर। फॉर्मूला इज व्हाट, हाफ mv², और अगर मैं देखूँ ये वाला हाफ mv² माइनस हाफ mu²। तो बच्चों वर्क डन पूछा है, तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन इक्वल्स टू हाफ mv² माइनस हाफ mu² इज इक्वल्स टू हाफ m, कितना दिया आपने, m बच्चों कॉमन ले लेते हैं, v² माइनस u²। ओके, तो अब क्या है बच्चों, हाफ तो हाफ रह गया, मास कितना है 115 kg, v² मतलब 13 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर। ओके, इसे काट दीजिए, 2 1 ज़ा 2, 2 2 7 ज़ा 14, 5 बचा, यानी 5 10 150। इसे क्या करो, 30 प्लस 60 कर लो और 30 माइनस 60 कर लो। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे वैल्यू इजीली कैलकुलेट हो जाएगी। अगर मैं कैलकुलेट करूँगी तो बच्चों क्या आएगा, देखो 30 प्लस 19 आएगा, और यहाँ से क्या आएगा 30 आएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे, और इसको जब मैं कैलकुलेट करूँगी तो कितना होगा, 00 9 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27, तो 27100। तो मुझे इसकी इंटू करनी है इनसे, और जब मैं इसकी इंटू करूँगी तो कोई छोटी वैल्यू तो आने वाली नहीं है, वैल्यू बड़ी आएगी। इन्होंने आपको दे रखी क्या, इन्होंने आपको बच्चों देखो यूनिट चेंज करी है, इन्होंने मीटर पर सेकंड में दे रखी है, मैंने किलोमीटर पर सेकंड में निकाली थी, किलोमीटर पर आवर में थी, केजी में थी। अगर मैं बात करूं बच्चों केजी मीटर पर आवर नहीं, पर मुझे सेकंड ही चाहिए होंगे। बच्चों यूनिट में क्या होता है, यूनिट में हमेशा क्या होता है, यूनिट में अगर मैं बात करूँ यूनिट में, तो यूनिट में मुझे हमेशा सेकंड ही चाहिए होते हैं। मैंने ये बात नोटिस नहीं करी, इन्होंने आवर में दे रखा है। तो बच्चों जब मैं सेकंड में कन्वर्ट करूँगी तो उन्होंने आपको दे रखा है क्या होता है कि 60 × 60 की मल्टीप्लिकेशन होती है। तो कैलकुलेशन क्या रहेगी, कैलकुलेशन रहेगी मेरी, अगर मैं निकालूंगी दोनों को तो पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, u और v सेपरेट करना पड़ेगा, और सेपरेट करने के बाद फिर मैं इसे कर सकती हूँ और फिर ही मैं इसे देख सकती हूँ। तो इन्होंने जैसे कि करा 16 × 16 की मल्टीप्लाई करी, उसके बाद ये आंसर्स लेकर आए हैं। तो इसे हम लोग अभी करते हैं। वैसे तो बच्चों आपको बुक में दे रखा है, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि इसे हम लोग होमवर्क में ले लेते हैं। आप इसे होमवर्क से ट्राई करना, नहीं होता तो कल देखते हैं। तो अगले लेक्चर में हम लोग पहले ये वाला न्यूमेरिकल करेंगे और जो आपका आगे का है वो पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।